हाँ जी, नैक्सट अपना यूनिट है यूनिट 8 एटम एंड न्यूक्लियाई। सो इस यूनिट के की है आपने एटम तो न्यूक्लीयस की जो स्ट्रक्चर है वो बारे पढ़ना है। सब तो पहला एटम की जो गल की गई वो की गई जॉन डाल्टन के वलों। जॉन डाल्टन ने कहा भी किसी मटीरीयल दे कोई मैटर जिन्हों तो बनया होंदा है वो जोड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स ने जो सब तो छोटे पार्टिकल्स ने वो की ने एटम्स ने। तो एटम्स नूं फरदर आप सब डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एटम ही किसी मटीरीयल का सब तो छोटा पार्ट है, उन्होंने अगे होर तोड़िया नहीं जा सकता। फिर जे थॉमसन ने जो इलैक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली तो इतों ये गल क्लीयर हो गई कि एटम के अंदर भी कुछ हैगा कि उन्होंने आप अगे तोड़ सकते हैं। तो जे थॉमसन ने भी अपना एक मॉडल दिता एटम का कि एटम किस तरह का हो सकता, किमें दा बनया होगा वो, तो उन्होंने बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। तो उस दे विच की सी कि एक सफीयर हैगा एटम जिहड़ा सफेरिकल शेप का हैगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਮ ਪੁਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ने ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ऑसीलेशनस कर रहे हैं अपनी पोजीशनस ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੀਮਸ, ਥੋੜੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛੋਟੇ ਐਂਗਲਸ ਤੇ, क्योंकि सारे कितों उन्होंने एक रिपल्सिव फोर्स मिलूगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सारे किते फैलिया हुआ है यूनीफॉर्मली। तो ये सी उहदा मॉडल जे थॉमसन का। पता जे थॉमसन के मॉडल तो बाद रदरफोर्ड ने ये एक्सपैरीमेंट करके देखा जो जे थॉमसन ने प्रोडिक्ट किया सीगा। जे थॉमसन का स्टूडेंट सीगा रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपैरीमेंट करके देखा भी अगर आप वाकई अल्फा पार्टिकल की बीम जी है किसी मैटर के विचों पास करिए तो की यही प्रोडिक्शन सही होगी भी वो छोटे एंगल्स के उत्ते बीम जी है डिफलैक्ट होगी या कुछ होर होगा, या कि जे थॉमसन का जोड़ा मॉडल है एटम का वो उही है जो वाकई दे विच एटम है भी वो अंदर पॉजिटिव नैगेटिव चार्ज यूनीफॉर्मली बीजां की तरह फैलिया होया है या कुछ होर है। तो वो फिर रदरफोर्ड जोड़ा एक्सपैरीमेंट है अल्फा स्कैटरिंग का उन्हें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो उन्हें की किया रदरफोर्ड ने आल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया रेडियो एक्टिव, वो सीगा बिस्मथ 83। बिस्मथ 83 की है लगातार अल्फा पार्टिकल्स जिहड़े ने एमिट करता है। इस तरह होर बीटा ते गामा पार्टिकल्स के भी सोर्स होंदे ने। सो ये रेडियो एक्टिव सोर्स लिया उन्हें लैड कैविटी दे विच रख लिया, मतलब लैड के किसी भांडे दे विच रख लिया। लैड की डेंसिटी सब तो ज़्यादा होंदी है, इस करके सब तो भारी हुंदा है। इहदे चों जिहड़ियां रेडिएशनस ने वो बहुत घट लंघदियां ने। अपनी सेफ्टी वास्ते जो बंदा एक्सपैरीमेंट कर रहा है वो फिर लैड यूज़ करता है, लैड के भांडे जिहदे सोर्स नूं रखा जाता है। तो उन्होंने की किया कॉलीमीटर लिया। कॉलीमीटर मतलब ऐसी डिवाइस जो बीम नूं की करे नैरो करे, फाइन करे, यूनीफॉर्म करे। तो जिहड़े अल्फा पार्टिकल इधर उधर भज रहे थे जदों इहदे विच लंघदे सी तो एक स्ट्रेट बीम जिहड़ी आ बन जाती सी कॉलीमीटर दे विचों। फिर उन्होंने एक गोल्ड की फॉयल ली, गोल्ड की बहुत ही बरीक जी स्लिट लै ली, पतरी जी लै ली, कागज़ जिन्नी बरीक। तो वो थिकनेस कितनी सी 10⁻⁻8 मीटर, मतलब अटोमिक साइज के नेड़े तेड़े। गोल्ड फॉयल ही क्यों ली, क्योंकि गोल्ड जिहड़ा वो ऐसा मटीरियल है जिन्होंने आप बिना टुटे है ना बिना डैमेज किए बहुत बरीक बरीक स्लाइसिस दे विच ईजिली कट सकते हैं, किसी भी शेप च ढाल सकते हैं, उन्होंने थिन शीट्स के कन्वर्ट किया जा सकता है। सो वो चाहता सीगा कि इनू पतली तो पतली शीट मिले ताकि वो एटॉमिक साइज के नेड़े तेड़े पहुँचा जा सके, भी एटम बहुत छोटे ने इस करके। सो गोल्ड फॉयल लई, गोल्ड फॉयल नू एक सर्कुलर स्क्रीन दे विच रखिया। उस स्क्रीन के उपर की किया होया सी जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई सी। जिंक सल्फाइड की कोटिंग ही क्यों की हुई सी, क्योंकि जिंक सल्फाइड ऐसा मटीरियल है जदों भी ये उपर कोई पार्टिकल जिहड़ा है स्ट्राइक करता है तो उत्थे चमक पैदा होंदी है, सेंटिलेशनस प्रोड्यूस होंदियां ने।
जिथे पार्टिकल आके वजूगा उत्थे एक चमक पैदा होगी, क्योंकि आपां नूं पार्टिकल दिसना तो है नहीं, उहदी चमक दिसूगी भी हाँ भी इत्थे आके लग्या हो। तो फिर वो चमक नूं देखण वास्ते भी किस जगह के उत्ते इंटैंसिटी ज़्यादा स्पॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं चमकदार, उहदे वास्ते इहदे आले दुआले एक रोटेटेबल जिहड़ा सी स्केल लग्या होया सीगा ते उहदे उपर डिटैक्टर लाया होया सी उन्होंने। वो डिटैक्टर के थ्रू की देखते सी उहनूं भी कित्थे कित्थे ऑबजरवेशनस आ रही ने, कित्थे कित्थे सेंटिलेशनस चमक पैदा हो रही है। सो इस तरीके नाल एक मूवेबल डिटैक्टर लग्या होया सी। सो ये सारा कुछ सीगा। सो इहदे च अल्फा पार्टिकल की जे आपां गल करिए, अल्फा पार्टिकल बेसिकली की हुंदा, हीलीयम न्यूक्लीअस हुंदा। हीलीयम के एटम चों आपां की करदे हां, 2 इलैक्ट्रॉन कढ लैंदे हां तां अपने कोले हीलीयम का न्यूक्लीअस बन जाता है, वो हुंदा अल्फा पार्टिकल। तो ये एक्सपैरीमेंट करन तो बाद जो कंक्लूजनस, जो ऑबजरवेशनस उन्होंने देखियां वो की सीगियां। पहली ऑबजरवेशन सी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासड थ्रू द फॉयल अनडिफ्लैक्टेड। बहुते अल्फा पार्टिकल जिहड़े सीगे 100 चों आपां कह लीए भी 95, वो बिना किसी डिफ्लैक्शन दे इधर उधर जाए सीधे ही निकल गए फॉयल दे विचों अनडिफ्लैक्टेड। बहुत थोड़े सी उन्हां चों जिहड़े कि 1 डिग्री या 2 डिग्री के एंगल से डिफ्लैक्ट होए, बहुत थोड़े छोटे एंगल्स से डिफ्लैक्ट होए। तीसरी ऑबजरवेशन सी कि उन्हां दे विचों होर बहुत थोड़े सीगे, बहुत ही थोड़े कह लीए भी आपां 10,000 दे विचों एक जिहड़ा सीगा, एक जिहड़ा अल्फा पार्टिकल सी इन्ने घट वो ज़्यादा एंगल से डिफ्लैक्ट होए, मतलब 90 डिग्री या 90 तो ज़्यादा के एंगल से डिफ्लैक्ट होए अपने रस्ते तो। ते बहुत उन्हां चों ऐसे भी सीगे जिहड़े लार्ज एंगल से डिफ्लैक्ट होंदे सी, वो वापस मुड़ आए, इत्थे वापस ट्रेस होए 180 डिग्री के उपर वापस आ गए। सो ये सारियां ऑबजरवेशनस उन्होंने देखियां। फिर रिजल्ट निकले इस एक्सपैरीमेंट तो। रिजल्ट ये निकले भी जे अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल 100 चों 95 अल्फा पार्टिकल जे बिना किसी डिफ्लैक्शन दे, हिंड्रेंस दे उस फॉयल चों लंघ रहे ने, दा मतलब एटम जिहड़ा हैगा उहदे अंदर जिहड़े एटम्स प्रेजेंट ने उन्हां दे विच बहुती जगह खाली है। एटम दे विच जिहड़ी 99% जगह है वो खाली है, तां ही वो बिना डिफ्लैक्ट होए निकल रहे ने। इहदा मतलब एटम जिहड़ा हैगा बहुता हिस्सा एटम दा खाली है, मास तां उहदा किते इक्को ही जगह ते पिया है। ये दूजी कंकलूजन सीगी। दूजा कंकलूजन ये सीगा कि एटम का जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बहुत थोड़े पार्टिकल ने जिहड़े डिफ्लैक्ट हो रहे हैं लार्ज एंगल ते, इहदा मतलब जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है वो किसी एक जगह ते पिया। सारे एटम का पॉजिटिव चार्ज खिंडिया नहीं होया यूनीफॉर्मली, जिवें थॉमसन कहना सी, वो किसी एक जगह के उत्ते कॉन्सनट्रेटेड होया पिया हैगा, सेंटर ते पिया, ऐ समझ लीए आपां। तो उस सेंटर का नाम रदरफोर्ड ने दिता न्यूक्लीअस। उन्हें कहा कि एटम है, एटम के सेंटर के उत्ते उहदा सारा मास ते चार्ज कॉन्सनट्रेटेड है, तो वह न्यूक्लीअस कहलाउंदा है। फिर जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो आले दुआले ने, तो इलैक्ट्रॉन जिहड़े ने इन्ने क हल्के ने, क्योंकि सारा मास तो सेंटर ते ही है, तो इलैक्ट्रॉन इन्ने क हल्के ने भी वो अल्फा पार्टिकल की मोशन नूं अफैक्ट नहीं करते। सो ये उहदे कंकलूजन सीगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट तो बाद। सो इत्थों अपने को एक नवा मॉडल जिहड़ा सी एटम का निकल के आया, जिन्हों असीं कहने आ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सो रदरफोर्ड ने अपनी ऑबजरवेशनस के बेस ते एक मॉडल दिता एटम का मॉडल, जिसनों रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। सो ये उन्हें जो मेन पोस्टुलेट्स दिते कि एटम किस किस तरह का बनया हुंदा है, उहदे अंदर की कुछ हुंदा है, वो 4-5 पोस्टुलेट सीगे। पहला पोस्टुलेट तो वह यही सीगा कि जिहड़ा न्यूक्लीअस हैगा कि उहदे उपर ही एटम का सारा मास, लगभग सारा मास ते सारा पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा वो कॉन्सनट्रेटेड हुंदा है। सारा मास एटम का ते उसका सारा पॉजिटिव चार्ज एक थोड़ी जी जगह दे विच कॉन्सनट्रेटेड हुंदा है, जिहदा नाम उन्हें रखिया सी न्यूक्लीअस। दूसरी गल उन्हें की कि जिहड़ा न्यूक्लीअस का साइज़ हैगा वो एटम के साइज़ तो बहुत छोटा है, तकरीबन 10⁵ टाइम्स छोटा है। फिर उन्हें कहा कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन ने, नैगेटिवली चार्ज इलैक्ट्रॉन, वो न्यूक्लीअस के अराउंड मूव करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ते न्यूक्लीअस दे विच जिहड़ी फोर्स है उन्हां दे विचाले, इलैक्ट्रॉन ते न्यूक्लीअस दे विचाले, वो किहड़ी है, कूलंबिक फोर्स है, जिहड़ी उन्हां नूं सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਬਣਦਾ 0। ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4-5 ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਟਮ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੁਵਰਡਸ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ। ਮਤਲਬ ਉਹ EM ਵੇਵਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਚਾਰਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ EM ਵੇਵ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ એનર્ਜੀ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ EM ਵੇਵਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ EM ਵੇਵਸ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਬਿਟ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਪਾਇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਟਮ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਐਟਮ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਟਮ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਰਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਉਹ ਅਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਟਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਉਹ ਅਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਅਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਰਬਿਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗੇ ਉਹ 'ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਸ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਬਿਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਐਟਮ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਰਗੇ ਐਟਮ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਐਟਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀਏ ਬਾਕੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਐਟਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਐਟਮ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵੇਵਲੈਂਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਬਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਅਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ B ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਲੀਜਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲੀਜਨ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਕੋਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਡ ਔਨ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋਊਗਾ
है ना, दूरों ही लंघ जूगा या थोड़ा जिहा डिफलैक्ट होगा, वो ये फैक्टर जिहड़ा डिसाइड करदा पैरामीटर, इत्थों आपां मेजर करते हैं। तो ये पैरामीटर की हैगा, सो यह है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किहदे विचाले, बिटवीन द वेलोसिटी वैक्टर डायरैक्शन ऑफ द इंसीडेंट अल्फा पार्टिकल। मतलब इंसीडेंट अल्फा पार्टिकल की जिहड़ी वेलोसिटी डायरैक्शन है, वो देखो उन्हें जाना तो इधर नूं सी ना सीधा, पर क्योंकि न्यूक्लियस सी नेड़े इस करके वो इत्थों रिफ्लैक्ट हो गया, इत्थों रिपल्शन करके उन्होंने डिफलैक्ट हो गया, इधर नूं चला गया। ये थीटा की है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जिस एंगल से वो स्कैटर होया, सो उन्हें जाना इधर सी। सो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन ऑफ द इंसीडेंट अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस दे सेंटर तो वो जिहड़ा वेलोसिटी वैक्टर है जिधर जा रहा सी अल्फा पार्टिकल, ਉਹਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जिन्ना नेड़े होगा बी जिन्ना घट होगा उन्नी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, थीटा उन्ना ही लार्ज होगा। तो बी जिन्ना ज़्यादा हो मतलब जिन्ना पार्टिकल दूर होगा न्यूक्लियस तो उन्नी ਉਹਦੀ स्कैटरिंग घट हो। देखो ये थोड़े थोड़े डिफलैक्ट हो रहे हैं, होया ही नहीं, क्योंकि दूर दूर जाते जाते रिपल्शन जी है वीक होती जाती है। सो इस तरह इंपैक्ट पैरामीटर जोड़ा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेलोसिटी वैक्टर तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के विचाले। जिन्नी यदि वैल्यू ज़्यादा होगी स्कैटरिंग घट होगी, जिन्नी यदि वैल्यू घट हो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। सो थीटा जोड़ा है कॉट इनवर्स बी दे प्रोपोर्शनल है, लार्जर बी स्मॉलर थीटा। थीटा की है स्कैटरिंग एंगल। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब अल्फा पार्टिकल जो जा रहा है न्यूक्लियस कोले सीधा न्यूक्लियस में जा रहा है, नहीं भी साइड तो लंघ रहा है, डायरैक्ट न्यूक्लियस वाल जा रहा है, वो कितना घट्टो घट्ट वो नेड़े जा सकता है न्यूक्लियस के, क्योंकि इधरों जो जाऊगा तो न्यूक्लियस उन्हें रिपैल भी करूगा, रिपल्शन करके यदि स्पीड घटती जाऊगी, घटती अल्टीमेटली एक जगह पर जाके रुक जूगा, जीरो हो जू। जिवें आपां बॉल सिੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ तो ग्रैविटी करके वो स्पीड घटती जाती है, एक जगह पर जाके रुक जाती है तो फिर मुड़ आती है। इदा ही ये होगा अल्फा पार्टिकल जो जा रहा डायरैक्टली न्यूक्लियस कनी तो मिनीमम डिस्टेंस कितना पहुँच सकता नेड़े, मिनीमम कितना दूर रह सकता न्यूक्लियस तो जाता जाता, वो की है R0 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि वध तो वध नेड़े कितना अप्रोच कर सकता न्यूक्लियस को। सो मिनिमम डिस्टेंस दैट एन एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल मूविंग डायरैक्टली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कैन रीच जस्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकण तो पहला वध तो वध कितना नेड़े जा सकता हो। सो इस मैथड के नाल असीं की करते हैं, साइज ऑफ द न्यूक्लियस डिटरमिन करते हैं भी जिन्ना को वो नेड़े जा सकता है ना, भी इन्ना नेड़े पहुँच गया तो असीं उत्थों R0 कैलकुलेट कर सकते हैं। रिपल्शन इलैक्ट्रोस्टैटिक फार्मूला जिहड़ी उहदी फोर्स है इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस फार्मूले तो असीं R0 डिटरमिन कर सकते हैं। सो दिस मैथड इज यूज टू डिटरमिन द साइज ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ਜਿਹੜੀਆਂ लिमिटेशनस ਆਪਾਂ देखियां सी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दूर करने वास्ते नील्स बोहर ने नवा एक मॉडल दिता जिसनों ਆਪਾਂ बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहने आगे। तो उन्हें अपने मॉडल दे विच क्लासिकल थियोरी ते क्वांटम थियोरी जिहड़ी है उन्होंने इनवॉल्व किया, मतलब उसने इस दे विच एक क्वांटिटी नूं क्वांटाइज्ड किया ते उहदे मॉडल दीयां कुछ जिहड़ियां पोस्टुलेट्स ने आपां देखदे हां। पहला तो उन्हें एक्सैप्ट कर लिया कि रदरफोर्ड ने जिहड़ी ये गल कही है भी एटम के सेंटर के उपर सारा पॉजिटिवली चार्जड मास जिहड़ा है वो प्रेजेंट है, ये सही है, वो न्यूक्लियस है, मोस्ट ऑफ द स्पेस जिहड़ी है वो खाली है, ये भी उन्हें मान ली, इलैक्ट्रॉन घूमते हैं ये भी मान लिया। पर उन्हें कहा कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने दूजे पोस्टुलेट्स उन्हें कहा कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन ने ये रेडिएट नहीं करते एनर्जी, ये ना तो एनर्जी गेन करते हैं ना लूज करते हैं, बल्कि ये फिक्सड डेफिनेट एनर्जी के नाल ऑर्बिट्स दे विच घूमते हैं। तो ऑर्बिट भी अपनी मर्जी नाल किसी भी रेडियस का नहीं हो सकता, वो एक फिक्सड ऑर्बिट होगा, स्पैशल ऑर्बिट जिहदे च इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करूगा, तो उन्होंने कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। तो हरेक ऑर्बिट नूं कहते हैं एनर्जी लैवल। फिर उन्हें कहा कि इलैक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट च घूम सकता है जिस दे विच उहदा एंगूलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होवे, मतलब उहदा जिहड़ा एंगूलर मोमेंटम है
ਉਹ ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ h/2π ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। h ਕੀ ਹੈ? ਪਲੈਂਕਸ ਕਨਸਟੈਂਟ। n ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਹਰ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। So electron can revolve only on those orbits in which its angular momentum is the integral multiple of h/2π। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਰਦਰਫੋਰਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚਾਰ ਮੇਨ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਐਟਮ ਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੈ। ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਐਮਟੀ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, એનર્ਜੀ ਉਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਉਸ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹ 'ਚ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਟਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੈਗੇ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ h/2π ਦਾ। ਚੌਥਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੰਪ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਨੀਲਸ ਬੋਹਰ ਨੇ ਵੀ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਐਟਮ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਐਟਮਸ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਟਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੈਕਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਐਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮਾਡਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੇ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਓਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨਿਟ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਕਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਛ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਲੋ એનર્ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆ ਉਹ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਡਿਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੈਕਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ
वो अगे स्प्लिट हो जाती है। मतलब जी पहला सिंपल सीरीज़ दिसती सी वो होर बड़े छोटे 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 लैवल्स ने जोड़े बन जाते हैं। एक सीरीज़ एक वेवलैंथ अगे कई वेवलैंथ के टुट जाती है, जिन्हों जीमन इफैक्ट कहते हैं। ये उन्होंने दस नहीं सकिया भी क्यों होंदा। फिर स्टार्क इफैक्ट भी नहीं दस सकिया। स्टार्क इफैक्ट की है कि जदों असीं किसी एटम को इलैक्ट्रिक फील्ड च रखते हैं उदों भी सेम चीज़ होंदी है भी जी उसकी स्पैक्ट्रल सीरीज़ आ जिहदे वेवलैंथस नेगियां वो वेवलैंथस अगे होर छोटियां वेवलैंथस दे विच स्प्लिट हो जांदियां ने, स्पैक्ट्रल सीरीज़ होर कंपलैक्स हो जाती है। तो ये स्टार्क इफैक्ट है। तो इन्हां चीज़ों को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकिया। तो जिमें जिमें समा बदलता गया नवे नवे मॉडल सामने आते रहे। अज साडे कोले न्यूक्लीयर फिजिक्स दे विच कोई एक मॉडल नहीं हैगा जिहड़ा परफेक्टली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करदा गा। हरेक चीज़ वास्ते तरह तरह के साडे कोल मॉडल ने। सो किते कोई प्रॉपर्टी अपलाई हुंदी है, किते कोई प्रॉपर्टी अपलाई हुंदी है। बोहर दी थ्योरी दे विच जिथे कुछ लिमिटेशन सीगियां उत्थे उन्हें कुछ एक्सप्लेनेशनस भी वधिया दित्तियां। जिमें हाइड्रोजन एटम का जिहड़ा स्पैक्ट्रम सी उन्होंने उन्हें बहुत वधिया तरीके नाल एक्सप्लेन किया। सो ये आपां स्टडी करना है बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम कि उन्हें हाइड्रोजन एटम की जी थ्योरी है वो किस तरह दी। सो ये पहली चीज़ आती है रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन एच एटम। बोहर के अकॉर्डिंग वो किवें सीगा। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने पूछे जाते हैं एज सच कि रेडियस का एक्सप्रैशन लभो जी बोहर के अकॉर्डिंग उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन एच एटम। सो बड़ा सिंपल सौखा आर्टिकल है। हाइड्रोजन एटम जिस एक इलैक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। यह VN स्पीड नाल मूव कर रहा है। इसका मास M है। आप N क्यों लिया इत्थे क्योंकि ऑर्बिट कोई भी हो सकता है। nth ऑर्बिट पहला भी हो सकता है, दूसरा तीसरा चौथा जिहड़ा मर्जी ऑर्बिट हो सकता है। सो nth ऑर्बिट दे विच वो VN वेलोसिटी नाल इलैक्ट्रॉन जिहड़ा हैगा मूव करूगा। तो हुण क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट ने, सर्कुलर ऑर्बिट्स दे विच सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करूगा? कूलंबिक फोर्स जिहड़ी इन्हां दोनों चार्जिस दे विचाले इलैक्ट्रॉन ते न्यूक्लियस दे विचाले। सो सेंट्रीपिटल फोर्स on electron is provided by the Coulombic force. Between electron and nucleus of H atom। चाहे एच एटम हो चाहे हाइड्रोजन लाइक एटम हो, मतलब जिहदे कोल एक इलैक्ट्रॉन बचिया होया उन्हां सारियां दी थ्योरी जिहड़ी है इदां दी है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स हुंदी है जी mv² अपॉन r। n आपां ला रहे हैं नंबर करके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करके, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट। कूलंबिक फोर्स की हुंदी है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दोनों चार्जेस की ने सेम ने, ये भी चार्ज इलैक्ट्रॉन जिन्ना ही है, वो भी चार्ज इलैक्ट्रॉन जिन्ना ही है, बस पॉजिटिव नैगेटिव का फर्क है। सो दोनों का चार्जेस की प्रोडक्ट आ जाएगी E × E 4πε0 Rn स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एक R है जिहड़ा इहदे नाल कैंसल हो जाएगा। सो अपने कोले बचूगा mVn² E² 4πε0 Rn। जिहड़ी चीज़ की असी वैल्यू लभनी है, ठीक है, उस तो उल्ट जिहड़ा दूजा वेरीएबल है उन्होंने पुट कर देंगे। जिवें हुण सानू R की वैल्यू चाहिए, असी रेडियस लभना है तो Vn वेरीएबल है, तो इनू भी असी Vn की वैल्यू भर देंगे। जो Vn कड्डांगे फिर Rn पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम
Bohr's postulate of quantization of angular momentum। बोहर ने क्या सी कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होंदा है। सो एल एन nth ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ एंगुलर मोमेंटम होगा m v n r n। एंगुलर मोमेंटम ਹੁੰਦਾ m v r। बोहर ने की किया सी कितना होगा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो जिहड़ी चीज़ की वैल्यू असी कढ़नी है आर एन की कढ़नी है उदों ऑपोजिट की वैल्यू पुट करनी है। तो हुण सानू वी एन नहीं चाहिए एक्सप्रैशन दे विच, तो इत्थों असी वी एन की वैल्यू उरे भर देंगे। सो वी एन की आएगा, वी एन आ गया एम आर एन जिहड़े ने इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। ये आ गया एन एच बाय 2 पाई एम आर एन। सो वी एन जोड़ा को आ गया एन एच बाय 2 एम आर एन पाई। आ चीज़ा एम आर एन इधर आके डिवाइड हो गई। सो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो वी एन की ये वाली जी वैल्यू आप इत्थे भर देंगे। सो यूजिंग 2 in 1, 2 ਨੂੰ 1 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ vn ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆ ਸਾਰਾ nh by 2 pi m r n। ऊपर स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी है। इधरले पासे आही फैक्टर सारा आ जाऊगा ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। इधर ही आ गया। सिंपलीफाई करांगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर थले 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर। एक तो एम कैंसल हो जाऊगा इत्थे। इधरले पासे हैगा ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। एक आर एन की पावर कैंसल हो जाऊगी, 4 कैंसल हो जाऊगा, पाई की पावर कैंसल हो जाऊगी, कई चीज़ें कैंसल हो जाएंगी। सो बचूगा की एन स्क्वायर एच स्क्वायर, हेठा बचूगा 4 तो कैंसल हो गया, पाई की एक पावर एम की एक पावर आर एन की एक पावर। उधर की बचया ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कला। ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच गया और कुछ नहीं बचया। आर एन असी कढ़ना है तो आर एन असी इधर ले जाएंगे राइट साइड से, आ चीज़ इधर आके इनवर्ट हो जाएगी। सो ये बन जाऊगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट उरे आ गया ऊपर मल्टीप्लाई, हेठा बचया पाई एम ई स्क्वायर, पाई एम आ वाला ई स्क्वायर हेठा जिहड़ा आ आर एन सीगा ये आपां इधर लिया। सो इत्थों की रिजल्ट निकलिया कि जिहड़ा आर एन है ये प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर दे। आता कॉन्स्टेंट ने एच एप्सिलॉन पाई एम ई ये सारे कॉन्स्टेंट ने। सो आर एन जिहड़ा हैगा ये प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर। तो अपने जिहड़े रेडियस की वैल्यू है उसका एक्सप्रैशन ये आ गया। तो इत्थों सानू पता लगता है भी जिहड़ा रेडियस है ऑर्बिट का वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द प्रिंसीपल क्वांटम नंबर। बाकी तो कॉन्स्टेंट चीज़ां ने गियां एच एप्सिलॉन पाई एम ई ये कॉन्स्टेंट ने। सो आर जिहड़ा है ये डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के प्रिंसीपल क्वांटम नंबर। तो फिर जी रेशो होगी रेडियस की, जे आप देखिए जे इन्हों की रेशो लीए वो रेशो इस तरह की होगी 1:4:9:4
16 है ना, इदां दी रेशो होगी क्योंकि रेडियस दे विच स्पेसिंग जिहड़ी आ वो इक्वल नहीं हैगी। ये नहीं हैगा भी जिन्ने फस्ट रेडियस दे विच जिन्ना डिस्टेंस है उन्ना ही डिस्टेंस अगले च होगा, ये नहीं हैगा। तो रेशो की हो रही है स्क्वायर के हिसाब नाल चेंज हो रही है। तो पहले दे विच 1 यूनिट का डिस्टेंस है, दूसरे च 4 का, अगले च 9 का, फिर 16 का डिस्टेंस जिहड़ा वध रहा, रेडियस वड्डे इस तरह हो रहे हैं। अगर आप n की वैल्यू 1 ले लीए, ये है क्वेश्चन नंबर 3 लैके आप, सो पुट n इज इक्वल टू 1 इन 3, तो फिर R1 जिहड़ा है रेडियस ऑफ फस्ट ऑर्बिट वो की आएगा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर। तो अगर तुसीं इह सारिਆਂ दी वैल्यू पुट करो तो यदा आंसर आउंदा हुंदा 0.53 आंगस्ट्रॉम। सो ये की है बोहर्स रेडियस, इसनूं बोलते हैं बोहर्स रेडियस। ये की है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम। तो दूसरी चीज़ की है कि हुण मैनू R1 पता लग गया, यानी कि एस कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता लग गई, तो मैं बाकी रेडियस भी यदि हेल्प नाल कढ़ सकदा। मैं सिर्फ की करूँगा n की वैल्यू पुट करी जाऊँगा तो मेरे को बाकी रेडियस की वैल्यू आई जाऊगी, क्योंकि आ फैक्टर आपको पता लग गया बड़ा, ये कितना है ए। सो दिस इंप्लाइज Rn जिहड़ा है वो की होगा 0.53 इंटू n स्क्वायर आंगस्ट्रॉम। तो Rn की वैल्यू आप इस तरह कढ़ सकते हैं। जे अपन कोई सैकेंड ऑर्बिट की पूछे तो आप इत्थे 2 पुट कर देंगे, 4 आ जाऊगा, 4 नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे, सैकेंड ऑर्बिट का रेडियस आ गया। तीसरे ऑर्बिट का रेडियस पूछेगा, इत्थे 3 पुट कर देंगे, इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे, 9 आऊगा, उहदे नाल अपने कोले तीसरे ऑर्बिट का रेडियस आ जाऊगा। सो इस तरह आप फस्ट ऑर्बिट का रेडियस कढ़ लिया, बाकी सिर्फ वैल्यूज भर के n दियां कढ़ सकते। नैक्सट है साडे कोल वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम जिहड़े इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो जिस ऑर्बिट च रिवॉल्व करनगे वो च कुछ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी किहदे ते डिपेंड करूगी, किहदे प्रोपोर्शनल होगी, वो देखते हैं। ਇਹਦਾ एक्सप्रैशन भी बिल्कुल उदा ही स्टार्ट करना है, चाहे रेडियस कढ़ना है, चाहे वेलोसिटी कढ़नी है, चाहे एनर्जी कढ़नी है, सारे का स्टार्टिंग का एक्सप्रैशन जो एक ही है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज ये कैंसल, तो ये आ गया mvn स्क्वायर इज इक्वल टू ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हुण उस तरह ही क्वांटाइजेशन तो असी सानू चाहिए है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी रखांगे Rn की वैल्यू भर देंगे, ये नहीं चाहिए। सो फ्रॉम बोहर्स postulate of quantization of angular momentum एंगुलर मोमेंटम जिहड़ा है वो होएगा mvr बोहर के अकॉर्डिंग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। सानू Rn नहीं चाहिए, तो Rn की वैल्यू भर देंगे, आ दोनों असी इधर ले जाएंगे। सो Rn आ गया h बाई 2 पाई mvn। ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
सो ये जी आर एन की वैल्यू आई है इन्होंने दोनों को इधर ले जाके इस वैल्यू को असीं इत्थे भर देंगे। सो यूजिंग 2 in 1 सो ये बनेगा एम वी एन स्क्वायर, इधर ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन की जगह पे आ फैक्टर लिखांगे। अच्छा एन एन भी लिखना सी, इत्थे आ वाला एन आना सी। सो एन एच बाय 2 पाई एम वी एन। सो ये वैल्यू आपां ने पुट करती इत्थे आर एन दे विच आह। सो हुण आ एक्सप्रैशन उपर जाऊगा है ना, चाहे इनू इत्थे कट दिओ। देखो पाई नाल पाई कैंसल हो गया, इत्थे 2 आ गया कैंसल करके, होर कोई फैक्टर नहीं कट रहा, तो एम वी एन जिहड़ा उपर चला जाएगा। सो इधरले पासे एम वी एन स्क्वायर है, इधरले पासे एम वी एन स्क्वायर है, उधरले पासे ई नाल उहदे की आऊगा एम वी एन ई स्क्वायर एम वी एन। हेठां की बचिया 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। सो एक पावर वी एन कैंसल होगी, एम कैंसल हो गया। सो बचा कि वी एन इज इक्वल टू ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एच नाल की बच गया एन 1 बाय एन। ये 1 बाय एन आप अलग कट लिया क्योंकि आ कॉन्स्टेंट है, ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एच कॉन्स्टेंट है, तो 1 बाय एन जो वेरीएबल है प्रिंसीपल क्वांटम नंबर। तो इत्थों की क्लीयर होता है कि जी वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रिंसीपल क्वांटम नंबर के। जिमें जिमें ऑर्बिट बड़ा होगा वेलोसिटी जी है वो डिक्रीज होती जाऊगी।